नमस्कार, मैं पुष्कर अवस्थी आज भारत के मंच पे आपके समक्ष उपस्थित हूँ। आज मैं एक जो समय काल चल रहा है, इसको लेके बहुत से लोगों में चिंता भी है, उत्सुकता भी है और साथ में इसका प्रभाव भारत में क्या पड़ने वाला है और भारत में प्रधानमंत्री मोदी जी वो कहाँ तक किस तरीके से सफल हो पाएंगे, जो नई परिस्थितियां बनने बनती हुई दिख रही। यहाँ पे मैं कहूंगा ये कि निश्चित रूप से जब नरेंद्र मोदी जी 2014 में भारत के प्रधानमंत्री बने थे और उनके जो समर्थक थे वो उनको जो है 2014 में भारत के प्रधानमंत्री के पद तक लाने के लिए एक योद्धा की तरह लड़े थे और इसलिए उनको था कि उनको जो है 2014 में नरेंद्र मोदी जी में 2002 के नरेंद्र मोदी जी की छवि दिख रही थी। जिस तरीके से उन्होंने गुजरात में गोधरा के बाद जो दंगे हुए, जिस तरीके से उन्होंने जो है फर्म हैंड से उसको जो है बिना किसी दबाव के, बिना किसी प्रताड़ना के, जो कि उस सबके लोगों की तरफ से चारों तरफ से शक्ल बिरादरी से मिल रही थी, उन्होंने उसको हैंडल किया। ये उनका छवि थी। लेकिन 2014 के बाद शनै शनै एक बहुत बड़ा वर्ग जिसने 2014 में मोदी जी का समर्थन किया था, वो उनसे जो अपेक्षा जो कर रखी थी वो ना पूरी होते देखे दिग्भ्रमित भी हुए हैं और कुछ तो जो है बड़े ही निराशा में आके आलोचक भी बन चुके हैं, यहाँ तक कि विरोध को सब भी निकालते हैं। तो ऐसे में क्या आपको लगता है कि मोदी जी इस बार हमास और इसराइल के बीच जो मिडिल ईस्ट में हो रहा है उसमें जिस प्रकार से विशेष रूप में या पूरे विश्व के इस्लामिक दुनिया में या इस्लाम के मानने वालों के जहाँ भी लोग हैं, जिस तरीके से हमारे समर्थन में स्पष्ट रूप से सामने आते हुए दिख रहे हैं, वो भारत में क्या उसको कर कुछ स्थिति बिगड़ती है तो क्या रुपाए समर्थ होंगे या किस तरह कर पाएंगे। तो यहाँ पहली बात तो ये समझना पड़ेगा आपको कि मोदी जी ने आपने 2014 में मेरे से इसमें ये कोई मैं इसको उससे इनकार नहीं करूंगा कि 2014 में मेरे मन में भी वही छवि थी जो 2002 की थी, लेकिन हम उससे पूरी चीज में ये भूल गए ये देखना कि स्वयं मोदी जी ने 2002 के बाद 2007 बाद अपनी छवि स्वयं ही बदलने जाते हुए करी थी और विकास के रास्ते पर थे। उसके बाद उनका एक 2014 में जो पूरा उनका जुमला था वो यही था, सबका विकास, विकास की यात्रा। अब ऐसे में आपको ये समझना पड़ेगा कि मोदी जी कर क्या है। हुआ यह है कि जिस छवि को ओढ़ के वो आए थे और जब वो दिल्ली में बैठे और फिर उन्होंने जो है भारत की वास्तविक स्थिति और वास्तविकता को देखा और समझा, तब जो है उन्होंने वो काम शुरू किए जो उनको लगा कि ये प्राथमिक है, जो सस्टेनेबल है और जो दूरगामी परिणाम देगा और जो कल आने वाला जो काल है उससे भारत झेलने के लिए समर्थशाली रहेगा, स्वयं में आत्मनिर्भर होगा, स्वतंत्र होगा। इसी सब चीज को दृष्टिकोण रखते हुए उन्होंने जो 2014 के बाद देखना चालू किया, उन्होंने अपने आप को प्राथमिकता जो उनकी थी उन्होंने बदली। और आज जब 2023 का हो रहा है और 2024 में चुनाव जा रहा है, तो अब आपने ये देख लिया होगा कि मोदी जी भी अब जो है अपनी जनता को, भारत की जनता को
परिवार के रूप में संबोधित करते हैं और उन्होंने अपना व्यक्तित्व जो है, अपना एक बुजुर्ग वाला जो है चोला ओढ़ लिया है। बाकी सब जो है हम लोग योद्धा है। अब यहाँ पे ये चोला बदला है, इसका गूढ़ अर्थ ये है कि जो बुजुर्ग होता है, जो बड़ा होता है, जो नेतृत्व का जो प्रभावी होता है, वो जो है निश्चित रूप से जो उसके समर्थक होते हैं उससे अलग होता है। मोदी जी निश्चित रूप से एक विलक्षण व्यक्तित्व है। उनकी चाहे राजनीतिक यात्रा हो, चाहे उनके व्यक्तिगत जीवन की यात्रा हो, वो निश्चित रूप से आम कहानी से बिल्कुल अलग है। इसीलिए जो है इतने कम समय में जो उन्होंने जो स्वतंत्रता जो 1947 से मिली थी, उसके 6-7 दशकों में जो काम नहीं हुआ वो उन्होंने 9 सालों में कर दिखाया है, उससे कहीं ज्यादा बेहतर। जो भारत की जो सन 2014 से उसी कम समय में 9 साल में विश्व पृष्ठभूमि में, वैश्विक अंचल में भारत को उन्होंने खड़ा कर दिया है। फिर आप ये पूछेंगे कि मैं जैसे बातें कर रहा हूँ इससे क्या मतलब क्या है, इसका आगे वाले समझ के मतलब, इसका आगे वाले से। इसके लिए मैं आपको उदाहरण स्वरूप को समझाने के लिए एक 1962 में पिक्चर आई थी लॉरेंस ऑफ अरेबिया। उसके डायरेक्टर जो डेविड डीन थे, उसमें पीटर ओटूल, एलेक गिनीज, ओमर शरीफ बड़े बड़े कलाकार थे, कई ऑस्कर जीते और आज भी जो है वह एक कालजयी फिल्म मानी जाती है। ये कहानी एक सत्य घटना पर आधारित थी जिसमें कि एक ब्रिटिश मेजर लॉरेंस, उसको जो है उसकी उसकी जीवन की कहानी के किसने किस तरीके से प्रथम विश्व युद्ध के पृष्ठभूमि में जब अ, तुर्की का ऑटोमन एम्पायर जर्मनी के साथ युद्ध कर रहा था तो किस तरीके से, और पूरे मिडिल ईस्ट एक बहुत बड़ा साम्राज्य था तब उस, और अरब क्षेत्र जो है ऑटोमन एम्पायर के कब्जे में था। तब जो है लॉरेंस और इसने मेजर लॉरेंस ने जो है वहां पे एक साउथ कबीला था, उसके शहजादे फैजल को तैयार किया कि वो जो है ऑटोमन एम्पायर के खिलाफ विद्रोह करने में साथ दे और उसको उखाड़ फेंका जाए। लॉरेंस जो है इस तरीके से पूरे अरब पेनिनसुला के जितने और कबीले सबसे संगठित करता है, युद्ध करता है और अल्टीमेटली जो है प्रथम विश्व युद्ध में जो है ऑटोमन एम्पायर तुर्की पराजय होती है और उसका साम्राज्य छिन्न भिन्न हो जाता है। ऐसे में जो है विश्व युद्ध के समाप्ति के बाद 2000 समाप्ति के दमश्कस में एक बैठक होती है और ये होता है युद्ध खत्म हो चुका है, अब जो है युद्ध के बाद जो किस तरीके से बंटवारा होगा, किस तरीके से जो है पूरे मिडिल ईस्ट की जो है किस तरीके से आगे के लिए, जिसमें जिसमें फ्रांस और इंग्लैंड के हितों को रखते हुए किस तरह किया जाएगा, बंटवारा किया जाएगा, उसके लिए बैठक। उस बैठक में शाह फैजल, राजकुमार फैजल पहुंचते हैं और वहां पर लॉरेंस भी पहुंचता है। मेजर लॉरेंस ने की बड़ी भूमिका थी इस युद्ध को जिताने में, तो निश्चित रूप से और उस विजय के लिए जो है सभी लोग उसको ही अ, उसके योगदान की तारीफ कर रहे थे और उसको जो है मान दे रहे थे। तो निश्चित रूप और एक तरीके से वो अनडिस्प्यूटेड लीडर था पूरे अरब वर्ल्ड का उस समय। तो मेजर लॉरेंस जब वहां पहुंचता है उस बैठक में फैजल से मिलने के लिए और ये जानने के लिए कि जो है अब आगे क्या करना है, तो बड़ी गर्मजोशी से फैजल उससे मिलता है और फिर दोनों चलने लगते हैं गलियारे से उस बैठक की, जहाँ बैठक उनकी जिस सभागृह में, लेकिन उसी गलियारे में ही जो है फैजल उसको रोक देता है। लॉरेंस जब देखता है कि उसको राजकुमार फैजल ने उसको रोक दिया है तो हतप्रभ हो जाता है। उसका रोकने का मतलब ये था कि अब जो बैठक में जो बात होगी उसमें तुम नहीं जाओ। तो वो प्रश्नवाचक दृष्टि से उसकी तरफ देखता है
पैदल उससे कुछ बातें कहता है। पैदल उसे कहता है कि इस गलियारे से आगे योद्धा के लिए कुछ भी नहीं। अब हम लोग मतलब बड़े मोल तोल करेंगे जो बुजुर्गों का, अनुभवी लोगों का काम है। नौजवान युद्ध की लड़ाई लड़ते हैं और युद्ध में मिला पुण्य और प्रताप भी उन्हीं योद्धाओं का होता है। वे पराक्रमी और भविष्य की आशा होते हैं। उसके बाद युद्ध के बाद शांति की स्थापना का काम बुजुर्गों का होता है, क्योंकि यह शांति के व्यसन बुजुर्गों के ही होते हैं। और यह व्यसन होता है अविश्वास और दूरंदेशी। ऐसा ही होता है, ऐसा ही होता रहेगा। यहाँ पर फैजल उसको ये बताता है जो अनुभव, जो दूरदर्शी होती है, जो दूरदर्शिता होती है, वो बुजुर्ग के पास होती है। तुमने लड़े, मेरे लिए लड़े, यहां तक लाए, तुम्हारा काम यही था। अब इसके बाद फूक फूक के पाँव रखने हैं। अब इसमें सब चालाकी भी होगी, इसके अंदर इमोरलिटी भी होगी, इसमें सब कुछ होगा। क्योंकि मुश्किल जब मुझे अपना श्रेष्ठ समय चुनना है, श्रेष्ठ स्थान चुनना है, जिसमें तुम्हारे आवश्यकता नहीं होगी, तुम भविष्य, बाकी सारा पूर्ण पदार्थ छोड़ दो। इसी तरीके यही भूमिका है मोदी जी की। मोदी जी को हमने जो है मेजर लॉरेंस की भूमिका में रखा था, लेकिन वो भूमिका उन्होंने राजकुमार फैजल की अपने पर ओढ़ी। 14 में उन्होंने अपना चोला बदला। चोला में जो भारत की जरूरत थी, जो अगले 10-20 साल में होने जा रहा है, वो उन्होंने 2014 में भांप लिया था। उनको ये भी मालूम था कि जिसका वो नेतृत्व कर रहे हैं उसमें कितना सामर्थ्य है, कितनी कमजोरियां हैं, कितनी शक्ति भारत में है। उससे ज्यादा उनको ये मालूम था कि कितनी मूलभूत कमजोरियों से ग्रसित ये भारत है और भारत की जनता है। इसीलिए उन्होंने ये समय काल लिया। जिस चीज को लेकर जो है उनके समर्थक नाराज होते हैं या उनसे कुपित रहते हैं, हिंदुओं के लिए ये नहीं किया, उनका वो जानते हैं कि इस वक्त जो है पहले अपने को सुदृढ़ करना ज्यादा महत्वपूर्ण है, देश का सुदृढ़ होना महत्वपूर्ण है। उसके बाद जब देश सुदृढ़ होगा, उसके बाद आप अपनी शर्तों पे कुछ भी कर सकते हैं। इसीलिए हमको ये आशा नहीं रखनी चाहिए कि जो आगे जो होने वाला है, जिसकी मैं पिछले बार बार बोलता रहा हूं कि जो विश्व में हुआ वो यहाँ भी होगा और बुरी तरीके से होगा। उस काल की भूमिका मोदी जी नहीं है। हाँ, भारत को उस जगह पहुंचा देंगे कि जब वो समय आएगा, तब उस वक्त जो है राष्ट्र का नेतृत्व, भारत का नेतृत्व किसी बुजुर्ग के हाथ में नहीं है, तब जो है योद्धा के हाथ में, क्योंकि वो युद्ध होगा। युद्ध के लिए जो है एक बुजुर्ग की आवश्यकता नहीं, बल्कि योद्धा की होती है। इसी को मैं समझते हुए मेरा मानना यह है कि ये एक परम सत्य है जो शाह फैजल ने कहा था लॉरेंस को, और वही सत्य होता हुआ मुझे फिर दिखाई दे रहा है कि मोदी जी ने स्वयं अपनी भूमिका, भले उनके समर्थकों ने उनकी भूमिका क्या क्या करती थे, लेकिन भारत के हित में, भारत की जनता के हित में, भारत के हिंदुओं और सनातन धर्म के हित में उन्होंने जो है अपनी बुजुर्गियत छोड़ लिया और एक राजनेता से स्टेट्समैन बन गए हैं। विश्व पे अपना एक प्रभाव डाल दिया है। विश्व में जिस पर जो है सबसे सर्वमान्य सर्वशक्तिशाली नेता उभरे, तो वो अपने लिए नहीं उभरे, वो आगे वाले भयावह समय के लिए उभरे। क्योंकि जब जो है, जब भारत में कालिमा छाएगी, भारत में रक्तपात की पुकार उठेगी, तब उस वक्त जो है वो जो है बिना किसी एक क्षण गवाए वो एक योद्धा को
नेतृत्व देके नेतृत्व में चले जाए। इसलिए जो है मैं तो कहता हूँ कि जो भी आलोचना लोग कर रहे हैं मोदी जी के करते हैं, तो ये नहीं कहते, उनको यह है वास्तविकता तो आंख नहीं जुड़ानी चाहिए। उनको ये स्वीकार करना ही पड़ेगा कि हम जो है जितने उतने शक्तिशाली नहीं है जितना कि हम मानते आए, हम उतने अच्छे भी नहीं है जितना हम मानते आए। हम अपनी हमारी में जो कमियां रही हैं हमने उसको जो है श्रेष्ठांग भाव में उन कमियों को नजरअंदाज किया है और हमने बार बार गलतियां इतिहास में की हैं। मोदी उस सब भी उसी का ही प्रायश्चित कर, वो जमीन को समतल कर, जो आपने जो है बंजर बना दी, उस बंजर भूमि को जो है उन्होंने जो है उपजाऊ बनाने लायक समतल कर दी है, बीज डाल दिए हैं, सशक्त बीज है, तब होगी। अब उसकी रखवाली के लिए जो है जब जरूरत होगी तब जो है मोदी जी लाठी जो है उसी हाथ में जाएगी कि जो है उसकी रक्षा कर सके। अभी 2-3 साल का वक्त और है मेरे अनुसार। उसके बाद जो है जब विप्लव काल आएगा तब जो है आपको मेरी बात सत्य होती हुई नजर आएगी कि जो आज से करीब 100 साल पहले दमश्कस में साउथ कबीले के राजकुमार जो कि बाद में सऊदी अरेबिया का राजा बादशाह बना, उसने जो लॉरेंस से कहा था वो कितनी सख्त बात थी और कितनी गूढ़ बात थी, जीवन का सारांश था। इसी व्यक्तित्व से मैं अपने आज की बात समाप्त करता हूं और आग्रह करूंगा जिसने लॉरेंस अगर ये नहीं देखी है वो देखे, तो आप मेरी बात को ज्यादा स्पष्ट रूप से समझ पाएंगे और यही होते हुए आप भविष्य में देखने भी जा रहे हैं। इसी के साथ जो है मैं आपसे से अनुरोध करूंगा कि कृपया करके जो है मेरे चैनल को आप जो है सब्सक्राइब करें और यदि मेरी बात समझ में आती है तो जो है इस वीडियो को लाइक करें। बहुत बहुत धन्यवाद।